हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सबों के भी देखिए। आज हम सीटेट का दिसंबर 2021 में जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था, तो देखिए हम 16 तारीख का क्वेश्चन डाल दिए हैं, फिर 20 तारीख का, 21 का, 22 का, 23 का, 24 तारीख का, फिर आपका 27 का, 28 का। आज हम आपको लेके आए हैं 29 तारीख का क्वेश्चन, 29/12/2021 का क्वेश्चन, यानी 29 दिसंबर 2021 का क्वेश्चन है। थोड़ा टफ क्वेश्चन है, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा, आपको बहुत चीज़ समझ आ जाएगा, समझे। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 29/12/2021, यहाँ देख लीजिए आप, लिखा हुआ है 29/12/2021। और एक और चीज़ आपको हम बता देते हैं कि प्लेलिस्ट में जाइएगा, लिखा होगा सीटेट दिसंबर 2022, वहाँ पर ये सब वीडियो मिल जाएगा, समझे, जो पहले डाल चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सीडीपी का क्वेश्चन है, ऐसे ही आपका सब डाल देंगे, जिससे आपका देखिए दिसंबर में जो 22 में एग्जाम होगा, इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आएगा, इसीलिए आप इतना क्वेश्चन करके जाइएगा। चलिए पहला क्वेश्चन आपका है कि बालक का विकास किन क्षेत्रों में बटा हुआ है, समझे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए पहला ऑप्शन है आपका है, 4 ऑप्शन पढ़ देते हैं, गामक, मनोवैज्ञानिक, संवेदात्मक और सामाजिक। दूसरा है शारीरिक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और संवेदनात्मक। तीसरा है शारीरिक, संज्ञानात्मक, गामक और सामाजिक। चौथा है आपका मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेदात्मक। देखिए ऑप्शन काट सकते हैं, छाँटने के लिए छाँट सकते हैं। देखिए हम लोग में मनोवैज्ञानिक बालक में नहीं विकास होता है, समझे, और सब होता है, लेकिन इसलिए ऑप्शन कट गया। आध्यात्मिक विकास बालक में नहीं होता, इसलिए दूसरा भी ऑप्शन कट गया। तीसरा हाँ होगा, शारीरिक, संज्ञानात्मक, गामक और सामाजिक, ये बालक में क्या होता है, विकास होता है, ये आपका सही हो सकता है, समझे। चौथा आपका है कि मनोवैज्ञानिक विकास भी नहीं होता है, इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, एक का आंसर 3 नंबर हो जाएगा। हम लोग का जो विकास होता है शारीरिक, संज्ञानात्मक, गामक और सामाजिक। देखिए यहाँ पर लिखना चाहिए संवेगात्मक, लेकिन संवेगात्मक नहीं लिखा है, लेकिन आपका तीसरा जो ऑप्शन है सबसे बेटर है, यानी एक का आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि विकास दिशात्मक है सिर से पैर की ओर। देखिए आप लोग पढ़ते होंगे कि पहला ऑप्शन है शीर्षगामी सिद्धांत, दूसरा है अधोगामी सिद्धांत, तीसरा आपका है विशिष्टता से संबंधित सिद्धांत और चौथा है मात्रात्मक परिवर्तन सिद्धांत। तो आप लोग पढ़े होंगे कि विकास जो होता है बालक में, जो दिशा का सिद्धांत है, 2 तरह का दिशा का सिद्धांत होता है, एक अधोगामी होता है, एक शीर्षगामी होता है। तो शीर्षगामी को हम लोग सफेलोकडल कहते हैं, जो सिर से पैर की तरफ होता है, और अधोगामी जो होता है आपका केंद्र से बाहर की ओर होता है, समझे। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सिर से पैर बोला है, इसीलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आपका शीर्षगामी सिद्धांत हो जाएगा, यानी 2 का आंसर 1 हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि राघव जब शिशु था तब उसे माता पिता के स्नेह से वंचित रहना पड़ा था, समझे। बाल्यावस्था के आगे के चरण में उसे बहुत संवेदनशील अध्यापक मिले, फिर भी उसे लोगों पर विश्वास करने में परेशानी होती है और जोखिम लेने पर साहस नहीं दिखा पाता है। राघव के विषय में विकास का कौन सा मुद्दा एकदम स्पष्ट रूप से वर्णित है, समझे। देखिए एक चीज़ बताते हैं, राघव बोला कि बचपन हम ऐसे थे, बाल्यावस्था में भी अच्छा शिक्षक मिलने के बावजूद भी वो निर्णय नहीं ले पा रहा है, क्योंकि उसके माता पिता से स्नेह शैशवावस्था में नहीं मिला था। तो इसका कारण क्या है, तो देखिए निरंतरता और निरंतरता का मुद्दा ये तो कुछ है नहीं। दूसरा है आरंभिक तथा बाद के अनुभव का मुद्दा, हाँ हो सकता है कि पहले ये अनुभव था, बाद में ये अनुभव हो सकता है। तीसरा ऑप्शन है प्रकृति पालन पोषण का मुद्दा, और चौथा है आपका एकरूपता व्यक्तित्व का मुद्दा। देखिए इसमें ऑप्शन समझा रहे हैं आपका, इसका आंसर आपका 2 नंबर होगा। आरंभिक या बाद के अनुभवों का मुद्दा, यानी शैशवावस्था में ऐसा अनुभव उसके साथ हुआ था, बाद में अनुभव जो था, वो दोनों का मुद्दा है, समझे, जो क्वेश्चन आपका कर रहा है। देखिए एक तीसरा ऑप्शन है जो बहुत अच्छा है, प्रकृति और पालन पोषण का मुद्दा क्या होता है। प्रकृति आप लोग पढ़ते हैं आनुवंशिकता और वातावरण का अंतःक्रिया, तो वही चीज़ है। प्रकृति का मतलब आनुवंशिकता समझिएगा, और पालन पोषण का मतलब वातावरण या आपका एनवायरनमेंट होता है, उसको समझिएगा, समझे। तो बालक के विकास में कौन कौन जिम्मेदार होता है, तो ये भी प्रकृति यानी आनुवंशिकता और पालन पोषण यानी आपका वातावरण, इसको समझिएगा ऐसे कि प्रकृति को आनुवंशिकता भी कह सकते हैं, पालन पोषण को हम वातावरण कह सकते हैं। तो इसका आंसर जो होगा आपका 3 का 2 नंबर हो जाएगा, समझे। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर कि वह खेल जो बच्चों को दूसरे के विचारों, विश्वासों और भावनाओं को समझने में सहायक होता है, क्या कहलाता है। तो पहला ऑप्शन है कल्पनाशीलता वाला खेल, समानांतर खेल, एकांगिक खेल और स्वतंत्र एकांकी खेल। देखिए आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप जा सकते हैं। तो देखिए कह रहा है कि वह खेल जो दूसरे को, तो कल्पना करते हैं ना, कल्पना करके जैसे हम क्रिकेट या कोई हम
चीज़ सोचते हैं कि वो कैसे सोचता होगा, तो हम क्या इमेजिंग कर सकते हैं, वो समझा के पूछ नहीं सकते हैं, समझे। इमेजिंग करके हम कर सकते हैं वो कैसे सोच रहा है। वही करा है कि वह खेल जो बच्चों के दूसरे के विचारों, विश्वासों और भावनाओं को समझने में सहायक करता है। हम कल्पना करके ही क्या कर सकते हैं कि दूसरे के विचारों को अति कर सकते हैं। उससे पूछने जाएंगे तो हम उसके विचार को नहीं समझ सकते। हम माइंड सेट करेंगे कि ऐसे सोच रहा होगा तो हमको ऐसे फिल्टर लगाना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। इसको कल्पनाशीलता वाले खेल कहते हैं, समझ गए। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। समानांतर खेल होता है कि हम जैसा खेल रहे हैं दूसरा आदमी वैसा ही खेल रहा है, उसको समानांतर खेल कर रहे हैं, तो इससे तो आपको पता नहीं चलेगा, समझे। तीसरा आपका है एकांगी खेल, यानी एक तरह का खेल होते हैं उसे एकांगी खेल कहते हैं। चौथा स्वतंत्र एकांगी खेल, ये भी होगा नहीं, तो आंसर 4 का क्या हो जाएगा आपका 1 नंबर हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन है कि लॉरेंज कोहलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक तर्कना के किस चरण पर छात्र मान लेते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए नियम एक समान प्रकार से लागू किए जाने चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति का निजी कर्तव्य है कि वे इसका पालन करें। देखिए आप लोग पढ़े होंगे लॉरेंज कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, उसमें 3 स्तर और 6 अवस्था दिया गया है। 3 स्तर कौन कौन है, तो प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, यानी पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर और उत्तर परंपरागत स्तर, समझे। प्री कन्वेंशनल यानी पूर्व परंपरागत स्तर में आपका 2 अवस्था है, आज्ञा एवं दंड की अवस्था, दूसरा है आंतरिक उद्देश्य या उसी को अहंकार का उद्देश्य बोलते हैं, टिट फॉर टैट भी बोलते हैं। फिर आप आइएगा परंपरागत स्तर में, तो अच्छा लड़का लड़की उन्मुखन, और आप उसी को प्रशंसा की अवस्था कहते हैं। फिर उसमें दूसरा जो है उसे हम लोग कहते हैं सामाजिक नियमों के प्रति सम्मान की अवस्था, यानी जो समाज में नियम कानून है उसको सभी व्यक्ति को सम्मान करना चाहिए। तो वही आपका कह रहा है कि लॉरेंज कोहलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक तर्कना के किस चरण पर छात्र मान लेते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए नियम एक समान से लागू किए जाने चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति का निजी कर्तव्य है कि वे इसका पालन करें, यानी जो समाज में नियम कानून बनाया गया है उसको पालन। जैसे रेड लाइट अब गया तो वहाँ रुक जाना चाहिए रेड लाइट पर, तो ये क्या है, एक सामाजिक नियम है। तो इसका आंसर अच्छा लड़का लड़की तो होगा नहीं, प्रशंसा वाला होता है। दंड और आज्ञा पालन है नहीं, यांत्रिक प्रयोजन अभिन्यास होगा नहीं, तो आपका सामाजिक क्रम को बनाए रखने का अभिन्यास, जो परंपरागत स्तर का चौथा अवस्था है, समझे। पहला जो ऑप्शन है वो आपका परंपरागत स्तर का तीसरा अवस्था है, समझे। और पहला ऑप्शन है पूर्व परंपरागत स्तर का पहला अवस्था है, जो आंतरिक प्रयोजन अभिन्यास है ये पूर्व परंपरागत स्तर का दूसरा अवस्था है, समझे। और उसके बाद उत्तर परंपरागत स्तर में 2 अवस्था होता है, सामाजिक अनुबंध की अवस्था, और उसके बाद होता है छठा विवेक या सार्वभौमिक नैतिकता की अवस्था, समझे। यानी आपका आंसर हो जाएगा 5 का 4 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका कि अपने लंबे मगर कम चौड़े गिलास में नींबू पानी के स्तर की ओर इशारा करते हुए सारा अपनी बहन को चिढ़ाती है कि उसके पिताजी ने उसे ज़्यादा नींबू पानी दिया है। उसकी बहन किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं देती है क्योंकि उसने अपने पिता को उसके गिलासों में सारा के गिलासों में पानी डालते हुए देखा था। वह जानती है कि दोनों गिलास में पानी की मात्रा एक समान है। इस संदर्भ में सारा क्या दर्शाती है, देखिए बात यहाँ पियाजे के अनुसार पूछ रहा है, सारा है और उनकी बहन है, तो सारा छोटी होगी और उसकी बहन बड़ी होगी, तो सारा को लंबा चौड़ा गिलास होगा और उसकी बहन को क्या होगा, पतला गिलास होगा। लेकिन उसके पापा, जब सारा की जो बहन थी उसके पापा जब नींबू दे रहे थे दोनों में बराबर पानी थे, लेकिन फिर भी सारा को बड़ा गिलास है तो उसको लग रहा है कि ज़्यादा पानी है, तो पूछ रहा है सारा क्या प्रदर्शित कर रही है। तो देखिए आप जानते होंगे कि सारा जो है वो पूर्व संक्रियात्मक चरण में, प्री कन्वेंशनल स्टेज में है, और जो उसकी बहन है वो क्या है कि प्री से ज़्यादा नहीं, तीसरा अवस्था में मान लेते हैं, तीसरा में हो गया नहीं, मूर्त संक्रियात्मक होगी। तो इसमें कौन सा गुण होगा, तो ये होता है सेंट्रेशन की, जो सारा है उसमें सेंट्रेशन का गुण है। चारों ऑप्शन दिखा देते हैं, उसमें क्या है, सेंट्रेशन का गुण है, यानी केंद्रीकरण का गुण है। अब बोल सकते हैं कि सारा की जो बहन है उसमें बी केंद्रीकरण का, वो दोनों पक्ष दे रही है, सारा सिर्फ एक ही पक्ष दे रही है, इसीलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6 का 1 नंबर हो जाएगा, समझ गए। अगला क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार विकास के किस काल में बच्चे वस्तुओं के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल करने लगते हैं और तार्किक मानसिक समझ उभरने लगती है। देखिए जहाँ भी आपको प्रतीक वाला बात बोले या आपका प्रतीकात्मक खेल बोले या सांकेतिक खेल बोले, तो आप एकदम दिमाग में क्या रखना है कि हमको क्या करना है कि वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जाएगा पियाजे के अनुसार, यानी 2 से 7 साल में ये गुण आता है। तो देख लीजिए आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व संक्रिया। जैसे ही मूर्त मतलब जो चीज़ दिखाई दे कर रहा है वो चीज़ मूर्त में चल जाता है तो तीसरा अवस्था हो जाता है। तो इसका जहाँ भी बोले कि प्रतीकों का इस्तेमाल करता है वस्तुओं के लिए, जैसे होता है ना कि
मोबाइल होते हुए नहीं भी मोबाइल के जैसा प्रतीक करता है कोई वस्तु के साथ, तो ये क्या है आपका पूर्व संज्ञा, जिसे हम लोग कहते हैं प्रतीकात्मक खेल भी उसको बोलते हैं। तो आपका यहाँ पर 7 का आंसर 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर कि अमन एक पहेली के टुकड़ों को ठीक से लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह सही जगह पर सही हिस्से को फिट करने के लिए संघर्ष करता है। कैसे, क्या, क्यों के रूप में उसकी माँ उसे संकेत प्रदान करती है। लेव वाइगोस्की सीखने के सिद्धांत के अनुसार सीखने की यह प्रक्रिया क्या होगी। बच्चों को अप्रेरित हो करेगी, उसे आक्रमण बना देगी, अधिगम के लिए पार का काम कर रही है, सीखने में मदद नहीं करेगी। इसका आंसर हो जाएगा कि अधिगम के लिए किसका काम कर रही है, पार का काम कर रही है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर कि वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार सहायक खोज किसमें सहायक है। पहला ऑप्शन है संज्ञानात्मक द्वंद्व में, सहपाठी सहयोग में, तीसरा है उत्प्रेरक प्रतिक्रिया सहचर्य में, और चौथा है पुनर्वलन में। समझे। तो आप जानते होंगे कि वाइगोस्की के अनुसार सामाजिक चीज़ पर ज़्यादा जोर दिया है, संस्कृति पर, भाषा पर। इसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग सहपाठी सहयोग इसका आंसर हो जाएगा, यानी 9 का 2 नंबर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुआयामी बुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में किसका प्रयोग दृष्टिगत में जो दिखाई देता है, दृष्टिगत जगत को सही तरह से अनुभव करने की योग्यता, यानी जो चीज़ है उसके बारे में सोचना। समझे। एक तरह का कोई आप चित्रकारी कर रहे हैं या कोई भी कर रहे हैं, उसी की चीज़ वाला दृष्टिगत जगत को सही तरीके से अनुभव करने की योग्यता और अपने आरंभिक अनुभवों में परिवर्तन लाने की योग्यता के लिए क्या किया जाता है। तो ये आपका शारीरिक गतिक बुद्धि तो होगा नहीं, स्थानिक बुद्धि हो सकता है, तार्किक गणितीय बुद्धि होगा नहीं, तर्क करने की बात बोल नहीं रहा, और यहाँ अंतर व्यक्तित्व है नहीं, तो आंसर स्थानिक बुद्धि हो जाएगा। समझे। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, स्पेशियल यानी स्थानिक बुद्धि हो जाएगा। समझे। 10 का 2 नंबर। 11 नंबर आपका क्वेश्चन है कि हेतल घर में गुजराती बोलती है और इस भाषा को पढ़ने और लिखने में उसका प्रभाव है। उसके विद्यालय में निर्देश का माध्यम हिंदी है, वह यह भाषा नहीं जानती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार इस स्थिति में विद्यालय को क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है हेतल को विद्यालय में सिर्फ निगेटिव वर्ड होता है, और सिर्फ कैसे हिंदी को बहुभाषिता पर जोर दिया गया है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये गलत हो गया। दूसरा है बहुभाषावाद की संस्कृति सृजित करने के लिए सभी बच्चों को एक दूसरे की मातृभाषा का सम्मान करने के लिए कहना चाहिए, ये सही हो सकता है। तीसरा ऑप्शन है कि अध्यापक को हेतल से कहना चाहिए कि उसने जो कुछ भी घर से सीखा उसे भूल जाइए। तो बताइए मातृभाषा के हतोत्साहित कर रहा है, ये ऑप्शन क्या होगा, गलत हो जाएगा। चौथा है हेतल को उसे अनुभाग में भेज देना जिसमें निर्देश के वहाँ अंग्रेजी ये भी नहीं होगा, तो आपका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। बहुभाषावाद की संस्कृति सृजित करने के लिए, यानी आपका 11 का 2 हो जाएगा। समझ गए। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका कि जेंडर क्या है। तो आप लोग जानते हैं जेंडर क्या होता है कि एक सामाजिक संरचना द्वारा आरोपित है, और सेक्स क्या होता है आपका जैविक संरचना द्वारा, मतलब जैविक संरचना होता है, यानी आपका 12 का 3 नंबर हो जाएगा। समझे। 13 नंबर क्वेश्चन है कि अध्यापक के द्वारा आकलन और मूल्यांकन के विविध तरीकों इस्तेमाल करना चाहिए। हम सही बात है, विभिन्न तरीका से हम करेंगे। दूसरा है मूल्यांकन का उद्देश्य अच्छा निष्पादन करने वाले विद्यार्थी को शेष कक्षा से पृथक करना है। पृथक करना नेगेटिव वर्ड होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक सही है, आर गलत है, यानी ये सही है, आर गलत है, यानी 3 नंबर आंसर हो जाएगा। ये सही है लेकिन आर गलत है, यानी आपका 13 का 3 नंबर हो जाएगा। समझे। 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में क्या प्रगतिशील शिक्षा कक्षा की विशेषता नहीं है। पहला है बच्चों की सक्रिय रूप से भागीदारी, एकदम सही बात है। लचीला समूह गठन, ये भी सही है। गतिशील अध्यापक, ये भी सही है, एक्टिव होना चाहिए, सक्रिय। चौथा दंड और पुरस्कार का प्रयोग, तो ये आपका निगेटिव वर्ड होता है, यानी 14 का क्या हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा। 15 नंबर आपका है क्वेश्चन की राशि ने बच्चों की अवधारणाओं के प्रति समझ का आकलन करने के लिए एक नई विधि का प्रयोग किया। उसने बच्चों से कहा कि वे एक उत्तर के लिए जितना संभव हो अधिक से अधिक प्रश्न बनाएं। शिक्षम अधिगम का यह उपागम क्या है, तो बाल केंद्रित है, पाठ्यपुस्तक केंद्रित है, उपदेशात्मक है, कंठस्थीकरण है। आप लोग जानते हैं कि आपका पाठ्यपुस्तक निगेटिव होता है, उपदेश देना निगेटिव होता है, और आपका कंठस्थीकरण निगेटिव होता है, बच गया बाल केंद्रित, यानी बाल केंद्रित शिक्षा बालक के अनुरूप हम लोग चलते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 15 का 1 नंबर हो जाएगा। समझे। 16 नंबर क्वेश्चन आपका है कि एक समावेशी कक्षा में सहयोगात्मक प्रणाली और सहयोजक अधिगम को का क्या करना चाहिए। अत्यधिक उत्साहित नहीं करना चाहिए, इसको प्रोत्साहित करना चाहिए, इसीलिए आपका ऑप्शन क्या हो गया, ये गलत हो गया। समझे। 2 है सक्रियता से प्रोत्साहित करना चाहिए, एकदम सही है, हो सकता है। तीसरा है रूढ़िबद्ध धारणाओं का निर्माण करना चाहिए। रूढ़िबद्ध तो निगेटिव वर्ड होता है, और अधिगम प्रतिफलों के लिए कम करते थे, भी नहीं होगा, यानी आपका क्या हो जाएगा 16 का आपका 2 नंबर आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन आपका है कि अध्यापक को अपनी कक्षा में
सुविधा वंचित वर्ग से आने वाले बच्चों के लिए क्या करना चाहिए। यानी आपका कक्षा में सुविधा वंचित यानी उस सुविधा से वंचित रखा गया बहुत सारा शिक्षा से, और एकाएक आपके विद्यालय में आते हैं तो उनके लिए आप क्या कीजिएगा, तो विद्यालय के बाहर अतिरिक्त कक्षा में नहीं भेजना है, उसी कक्षा में पढ़ाना है, इसलिए ऑप्शन ए गलत हो गया। विद्यार्थियों के लिए विशेष और विशेष भी नहीं रखना, ये भी गलत हो गया। तीसरा, योग्यता आधारित समूह बनाना नहीं है, तो बच गया चौथा ऑप्शन, इससे योगात्मक समूह बनाना चाहिए जो अधिगम के संवर्धन के लिए समूह विविधता का इस्तेमाल करे। यानी आपका 17 का 4 नंबर हो जाएगा, समझे। 18 नंबर क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी जिसे ADHD यानी अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार है को समायोजित करने के लिए कौन सा कक्षा प्रभावशाली है। तो उन उच्च संरचना कक्षा जहाँ मुख्यतः शिक्षण मौखिक अनुदेश, तो मौखिकता ये सब तो चीज़ निगेटिव वर्ड होता है। दूसरा है कक्षा जहाँ लचीली समय सारणी और बैठने की व्यवस्था हो और विद्यार्थी अपनी रुचि अनुसार स्वयं कार्य कर सकते, एकदम सही ऑप्शन हो सकता है। तीसरा है कक्षा जहाँ विद्यार्थी पूरे समय निर्धारित सीट पर बैठे, निर्धारित कोई सीट फिक्स नहीं होता है, निगेटिव वर्ड है, समझे। कक्षा जहाँ अध्यापक उच्च चिंतन स्तरीय कार्य जटिल अनुदेश, तो उससे रिलेटेड है नहीं, आपका 2 नंबर आंसर हो जाएगा। आपका किसका आंसर 18 का 2 हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि एक नवीन परिस्थिति, देखिए नवीन जहाँ भी बोल दे और मूल बोल दे, यानी आप सारे चिंतन के बारे में बात करें तो दिमाग में रखना हुआ क्रिएटिव माइंड ही आता है, समझे। तो वही है कि एक नवीन परिस्थिति में दूसरों की तुलना में अधिक अपसारी चिंतन करने वाले व्यक्ति की बुद्धि का वर्गीकरण क्या है। तो ये आपका स्टर्नबर्ग ने दिया था, सृजनात्मक बुद्धि के बारे में बताया था, समझे। तो एक नवीन परिस्थिति में दूसरों की तुलना में अधिक अपसारी चिंतन करने वाले व्यक्ति की बुद्धि का वर्गीकरण क्या होता है, अंतः व्यक्तित्व बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि, सृजनात्मकता बुद्धि, प्रकृति बुद्धि। इसका होगा सृजनात्मकता बुद्धि। नहीं बच्चा क्रिएटिव माइंड का है, नहीं कुछ नया कर रहा है और आप सारी चिंतन कर रहा है, समझ गए। यानी आपका 19 का क्या हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि वह छात्र जिसे पठन विकल्प है और जिसे मुख्यतः किस में दिक्कत होगी, तो देखिए पठन विकल्प तो पढ़ेगा गलती तो लिखवो करेगा गलती, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा पठन विकल्प होगा, यानी डिस्लेक्सिया होगा। तो उसमें क्या होगा कि उसमें पढ़ने और लिखने संबंधी विकार होगा। तो पढ़ने लिखने है गतिशीलता, चित्र बनाना, सुनना, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा 20 का 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर कि बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता बनने के लिए पैदा होते हैं, एकदम सही बात है। बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक है, ये भी सही है। बच्चे वृक्षों की तरह सोचते हैं, सिर्फ उनसे कम नहीं बराबर सोचता है। हाँ गुणात्मक रूप से बोलता है तब कम हो जाता, समझे, लेकिन मात्रात्मक रूप में दोनों बराबर आता है। कुछ बोला नहीं है तो कम कैसे कर दीजिएगा, समझे। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा अपने परिवेश में अर्थ सृजित करने के लिए पैदा होते हैं, भी सही बात है। 1 2 4 सही है, 1 2 4 देख लीजिए कौन नंबर ऑप्शन है, नहीं 3 नंबर ऑप्शन में है, समझे। यानी आपका आंसर हो जाएगा 21 का 3 नंबर 1 2 4। अगला क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों के काम में त्रुटियों के विश्लेषण करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन है श्रेणीबद्ध करना दे, इसलिए निगेटिव वर्ड हो गया। दूसरा ऑप्शन है कि बच्चों की सोच चिंतन को समझना, हाँ ऐसा ही हो सकता है कि बच्चा कैसे सोचते हैं, इसलिए। तीसरा है विद्यार्थियों किसी तरह की गलती करने फटकारना, तो निगेटिव हो गया। दंड, ये सब विद्यालय में अध्यापक की क्षमता की तुलना, तो ये निगेटिव है, यानी आपका आंसर 22 का 2 नंबर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि अधिगम किसके द्वारा प्रभावित होती है, समझे। पहला ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक कारकों, एकदम सही बात है। दूसरा है सामाजिक सांस्कृतिक कारकों, एकदम सही बात है। विद्यालय से संबंधित कारकों द्वारा, ये भी सही बात है। अध्यापक संबंधी कारक यानी मनोवैज्ञानिक कारक, यानी मेंटली रूप से हम तैयार नहीं रहेंगे, समझे। तो ये भी क्या है कि नहीं सीख सकते हैं हम, अधिगम नहीं सीख नहीं सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है सामाजिक सांस्कृतिक कारक, समाज में हम झगड़ा उगड़ा करके आएंगे या टीचर ही कुछ मतलब सामाजिक सांस्कृतिक माहौल अच्छा नहीं होगा तो वहाँ भी सीखने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। विद्यालय संबंधी, विद्यालय में ऐसा होगा जहाँ शोरगुल ज़्यादा होगा, समझे, तो ये भी है। अध्यापक संबंधी कारक, अध्यापक होगा घर से झगड़ा करके आया होगा पत्नी से, पता कूह देगा, बस सब काम खत्म। यानी आपका 1 से 4 तक सही है, यानी इसमें 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, समझे, यानी 23 का 4 हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है 23 नंबर के बाद 23 के बाद 24 नंबर है कि कक्षा में विद्यार्थियों को त्योहारों को मनाने के लिए अपने अनुभवों को साझा करने का अवसर देना और उसके आधार पर सूचना निर्मित करने को बढ़ावा देना, किसका उदाहरण है। तो व्यवहारवाद तो होगा नहीं, तो व्यवहार से करते हैं। प्रत्यक्ष निर्देशन होगा नहीं, आपका सामाजिक संरचनावाद या रचनावाद हो जाएगा, समझे। यही आंसर आपका पाठ्यपुस्तक में निगेटिव होता है, यानी आपका 24 का 3 नंबर हो जाएगा, सामाजिक संरचनावाद। 25 नंबर है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि कक्षा अधिगम को पाठ्यपुस्तकों तक सीमित रहने के बाद अधिगम और शिक्षा को क्या करना चाहिए, तत्व ज्ञान कंठीकरण, तो निगेटिव वर्ड है तो कट गया।
विषय वस्तु बढ़ाना चाहिए, ये भी निगेटिव वर्ड हो गया। तीसरा ऑप्शन है आपका खोजबीन और समालोचनात्मक चिंतन, हाँ ये सही हो सकता है, यही आपका आंसर हो जाएगा। परीक्षा तो निगेटिव है, यानी आपका 25 का 3 नंबर हो जाएगा, समझे। चौथा नंबर 26 नंबर क्वेश्चन है कि स्मृति विषय, स्मृति मतलब रटना होता है, याद करने से रिलेटेड है। वह तकनीक जो याद करने में, एकदम सही बात है, सही यही होगा। संवेगों के निगमन तो इससे कोई मतलब नहीं है, ये प्रभावली व्यवहारवादी युक्ति नहीं है, नहीं आपका आंसर क्या हो जाएगा 26 का 1 नंबर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि अनुज कक्षा 3 को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाता है। वह हमेशा अपने विद्यार्थियों को किसी भी विषय से परिचित कराने के एकदम बाद मानस मंथन मतलब होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं ब्रेन स्ट्रॉमिंग, समझे, यानी मस्तिष्क से बोलता है इसको अपने अकॉर्डिंग सोचो, इसको सिंपल करो, सहज करो, तो इसको क्या बोला जाता है। तो पहला ऑप्शन आपका है, तो एकदम माना तेजस्वी निम्नलिखित किसे सुमूत्र करेगी, यानी किसको बढ़ाएगी, रटकर सीखना, दृष्टिकोण जानना, समालोचनात्मक चिंतन और खोजबीन। तो देखिए रटकर सीखना तो निगेटिव वर्ड है, बच गया दृष्टिकोण जानना, कैसे ये भी सही है, समझे। आपके बाद समालोचनात्मक चिंतन भी सही बात है आपका, और आपका खोजबीन सही है, यानी आपका आंसर 27 का 2, 3, 4 हो जाएगा, समझे, यानी 2, 3, 4 यानी 27 का 4 हो जाएगा, समझ गया। 28 नंबर क्वेश्चन है आपका कि सभी बच्चे परीक्षाओं में अच्छे अंक लाए, यह सुनिश्चित करने के लिए बच्चों में असफलता का भय और उपलब्धि का दबाव पैदा नहीं करें। एकदम सही बात है कि अच्छा नंबर लाए तो इसके लिए आप पहले ही डरा दीजिएगा कि कहाँ आएगा, तो ये सही ऑप्शन है। दूसरा है अर्थपूर्ण अधिगम हो सके, इसके लिए महत्वपूर्ण है कि बच्चे शारीरिक और भावात्मक सुरक्षा महसूस करें, यानी अपने मतलब इमोशन को कंट्रोल रखे, डरे नहीं, समझे। दोनों ऑप्शन सही है, यानी ए और आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या करता है ए का। 29 क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी अलीजा जिसका नियंत्रण केंद्र आंतरिक है, यानी अपने अंदर से मतलब इंटरनल मोटिवेशन है, समझे, तो परीक्षा में असफल होने के लिए किसे जिम्मेदार ठहराएगी। तो इसकी योग्यता में कमी, परीक्षा प्रश्न पत्र में कठिनाई, दुर्भाग्य और अध्यापक का उसके प्रति पूर्वाग्रह या पक्षपात। देखिए जब आप अंदर से यानी इंटरनली आप आंतरिक रूप से केंद्रित है, तो उसमें अपनी योग्यता को कमी दीजिएगा। आप नहीं कीजिएगा कि लाइट नहीं था या परीक्षा पत्र में कठिनाई था, आप ठीक से नहीं पढ़े थे, इसीलिए योग्यता वही नहीं हुआ कि आप ठीक से नहीं पढ़े इसलिए, तो इसमें आंसर हो जाएगा उनकी योग्यता में कमी। ये सब तो बाह मतलब है आपका जिसका बाह जब होगा ना, तब आपका परीक्षा पत्र की कठिनाई हो गया, दुर्भाग्य हो गया, अंधविश्वास, ये सब चीज़ जब आएगा, अध्यापक उनके प्रति पूर्वाग्रह, ये सब चीज़, अध्यापक बोल दिया आप फेल कर जाइएगा, तो ये चीज़ क्या है कि आप नहीं लिख के आएंगे तो फेल नहीं कीजिएगा, लिख के आएंगे तो कैसे फेल कर जाइएगा, तो वही चीज़ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ये नंबर हो जाएगा, उसकी योग्यता में कमी। लास्ट क्वेश्चन है कि एक अध्यापक चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो, उसे क्या करना चाहिए। उसे कक्षा में प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करना चाहिए। तुलना तो निगेटिव वर्ड है, डर और चिंता निगेटिव है, भौतिक पुरस्कार भी निगेटिव। बच गया आपका चौथा कि बच्चे के इंटरनल बोल रहा है, मतलब आंतरिक मोटिवेशन बोल, बच्चों में जिज्ञासा प्रोत्साहित करना चाहिए और सीखने के आनंद को अभिप्रेरित करना चाहिए। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, समझ गए। तो 30 का 4 हो जाएगा, समझे। तो ऐसे ही सब डाल देंगे, समझे। थैंक यू।